आप सभी बंधुओं का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार परमार ऑफिसर्स पर। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूं अगेन एक बार फिर से। आइए प्रपोजिशन वाले टॉपिक को अगेन कंटिन्यू करते हैं। एक लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ प्रपोजिशन। तो आइए हम बात कर रहे थे एट इन ऑन के बारे में, और एट इन ऑन क्या है इनके बारे में थोड़ा सा अगर और डिटेल में चर्चा करें तो मैंने कहा था एट इन ऑन जो है ये इस तरीके के प्रपोजिशन है जो प्लेस के बारे में बताते हैं, जो कि हमने लास्ट टर्न पर डिस्कस किया था। और इसके अलावा ये टाइम को भी डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, प्लेस वाले पे इन और ऑन तो डिस्कस कर लिए थे, लेकिन एट के बारे में थोड़ा सा बातचीत बाकी रह गई थी। जैसे मैंने कहा, एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, ही इज वेटिंग, ही इज वेटिंग, ही इज वेटिंग फॉर मी, फिल इन द ब्लैंक द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये स्टेटमेंट लिखा है स्टेशन, है ना। तो यहाँ पर सही आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए, एक बात याद रखिएगा, एट का यूज करते हैं हम फिक्स्ड प्लेसेस के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। एट का मतलब फिक्स्ड, बस इतनी बात आप याद रखिए। एट का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड, है ना। जैसे अगर बात करते हो रेलवे स्टेशन की, बात करते हो तुम एयरपोर्ट की, बात करते हो तुम बस स्टैंड की, ये कैसे हैं? फिक्स्ड प्लेसेस हैं। तो किस तरीके के आपको फिक्स्ड प्लेसेस मिलेंगे वो बात यहाँ पर समझिएगा। जैसे अगर कहीं पर हम रेलवे स्टेशन की बात करें, ये लिखा हमने रेलवे स्टेशन, जैसे लिखा हमने बस स्टैंड, बस टर्मिनल, बस स्टैंड, जैसे हमने लिखा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, या कुछ इस तरीके से भी आपको कई बार दे देता है एट द एंड ऑफ द लेन, एंड ऑफ द लेन, या फिर एंड ऑफ द रोड, एंड ऑफ द रोड। तो ये एक्चुअल में एंड ऑफ द रोड, ये कुछ इस तरीके से है। तो ये किसके यूसेज है? ये एट के यूसेज है। तो एट मतलब बस इतनी बात याद रखिएगा, नॉर्मली हम यूज करते हैं फिक्स्ड के साथ, है ना। तो एट इन तो आपने ऑन और इन के बारे में तो डिस्कस कर लिया था, थोड़ा सा छूट गया था आपका, कौन सा? वो छूट गया था आपका एट वाला। ठीक है। अब फिलहाल टाइम की तरफ हम थोड़ा सा यहाँ पर मूव करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा एट द रेलवे स्टेशन। क्लियर। तो एट का मतलब फिक्स्ड, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। एट का एक और यूसेज मैंने बताया था कल वाले लेक्चर में, अगर आपको याद रहा हो तो, ही इज वेटिंग, या ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, है ना। दरवाजे पर खड़ा है कोई व्यक्ति, ठीक है, वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कब आप डोर ओपन करें। तो ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, उस केस में एट लगाते हैं। ये बात भी हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर पे। ठीक है। अब हम चलते हैं टाइम के रेफरेंस में इनको कैसे यूज करते हो वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, एलेबोरेट करते हैं। तो पहले तो बेसिक समझाता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा कंसाइज करूँगा कि एट एंड ऑन में फिर डिफरेंसेस कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो पहले तो एट की बात करें तो एट का यूज करते हैं हम फिक्स्ड के लिए। ठीक है। जैसे फिक्स्ड प्लेस था वैसे फिक्स्ड टाइम, है ना। तो अगर फिक्स्ड टाइम की बात करोगे आप यहाँ पे, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे? एट का यूज करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर फिक्स्ड टाइम की बात करें तो वहाँ पर एट। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें मंथ की, मंथ की, ईयर की, मंथ की, ईयर की, सेंचुरी की, सेंचुरी की, तो उसके साथ इन लगेगा। ठीक। और अगर हम बात करें, ठीक, ऑन की, तो डे और डेट के साथ आप क्या लगाते हो? ऑन का यूज करते हो। आइए कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर इसको और थोड़ा सा कंसाइज कराने की मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको और ज़्यादा कंसाइज करके कैसे ग्रिप कर सकते हैं। देखो, आपने कहा 5 o'clock, आपने टाइम को कैसा कर दिया? फिक्स्ड कर दिया। आपने कहा 5:30 PM, टाइम को कैसा कर दिया? फिक्स्ड कर दिया, है ना। तो ये फिक्स्ड टाइम है, जैसे 5 o'clock, 5:30 PM, ठीक है, 9 PM, आप इस तरीके से अगर लिखते हैं तो ये क्या है? ये फिक्स्ड टाइम के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर मान लो आप कहीं पर लिख रहे हो, ठीक है, कहीं पर लिख रहे हो अक्टूबर, ये लिख रहे हो आप, नवंबर लिख रहे हो, 1994 लिख रहे हो, है ना, और आप लिख रहे हो 20th सेंचुरी, इस तरीके से आप लिख रहे हो 20th सेंचुरी, तो इनके साथ क्या लगेगा? इन अक्टूबर, इन 1994, ठीक है, इन 20th सेंचुरी। क्लियर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ये सिंपल सी बात आपको यहाँ पर समझनी है। जैसे आपने कहीं पर लिखा संडे,
ठीक है। ये कहीं पर आपने लिखा सेकंड मार्च, क्लियर। कहीं पर आपने लिखा, चलिए ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए, ठीक है। तो ये फिलहाल अगर आप देख पा रहे हो तो एक बात समझ में आ रही है कि ये फिक्स्ड है, तो इनके साथ हमने एट लगाया, और मंथ ईयर सेंचुरी है तो इनके साथ हमने इन लगाया, और इनके साथ हमने क्या लगाया, ऑन लगाया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है, फिर उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप इसको सहूलियत से कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो, कॉन्सेप्चुअली डील करते हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक स्टेटमेंट, यहाँ पर हमने लिखा, जैसे लिखा संडे, पहला एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, इनमें आप फिल करिएगा, आप सोचिएगा कि इसमें क्या आंसर आ सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा संडेज लिखा है, संडे लिखा है, संडेज लिखा है। मैंने लिखा यहाँ पर द डे ऑफ रक्षाबंधन, रक्षाबंधन क्या लगाएंगे आप बताइएगा, रक्षाबंधन, ठीक है। अगला है, मैंने यहाँ पर लिखा दिवाली, दिवाली। यहाँ पर लिखा है मैंने रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। यहाँ पर लिखा हमने नेक्स्ट माई बर्थडे, माई बर्थडे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके सामने जिसमें आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्या लगाना बेहतर रहेगा, ठीक है। अब देखिए, पहले तो इस पॉइंट को थोड़ा सा और एलेबोरेट करते तो और बेहतर होता, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए काम चला लेते, फिर उस बात को आगे और एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर कई जगह हो सकता है आप फंसें, है ना। तो संडे ऑन लगा लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पहले वाले में, फर्स्ट वाले पे सही आंसर आपका ऑन होगा। देखो एक बात और समझना, अब संडे में तो ऑन लगा लिया, संडेज लिख रहे हो तो फिर वहाँ पर फंस जा रहे हो कि सर ऑन लगाएं ना लगाएं या कोई और प्रपोजिशन लगाएं, है ना। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, चाहे वो सिंगुलर लिखे या प्लूरल लिखे डेज के नेम, वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर आपको ऑन ही लगाना है। अच्छा, पीछे वाले पे एक बात और आ गई आपकी कि अगर आप कहीं पर इनकी बात करोगे, मंथ ईयर सेंचुरी या फिर आप वीक की बात करोगे, है ना, तो भी आप क्या लगाओगे, वहाँ पर इनका ही यूज करोगे, इन तीनों सिचुएशन में, चारों सिचुएशन में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर संडेज लिख रहा है तो यहाँ पर भी ऑन आएगा, ये बात ध्यान देना, ऑन संडेज। अभी इसका शॉर्टकट अप्रोच जो हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कन्फ्यूजन आपका बहुत दूर हो जाएगा। द डे ऑफ, डे की बात कर रहे हैं, ऑन लग जाएगा, ऑन द डे ऑफ, इस तरीके से कुछ भी लिखे, ऑन द डे ऑफ रक्षाबंधन, ऑन द डे ऑफ, ठीक है, एक्सेट्रा कुछ भी लिख रहा है। दिवाली इसके साथ भी ऑन लगेगा, है ना, और रिपब्लिक डे इसके साथ भी ऑन आएगा, और इसके बाद माई बर्थ डे इसके साथ भी क्या आएगा, ऑन आएगा, ठीक है। ये भी डे है एक तरीके से, ये भी डे है, ठीक है। अब कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है आपको लगे कि दिवाली के साथ ऑन क्यों लगा दिया, ठीक है, फेस्टिवल के साथ हम क्या लगाए, तो एक क्वेश्चन बनेगा। तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही उम्दा प्रोसीजर है, एक बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखो एक पॉइंट अगले स्टेप में अगर हम बात करें तो ये बात समझिएगा यहाँ पर कि जब आप बात करते हो, ठीक है, ये तीन आपके पास हैं बेसिकली, एक एट है, एक इन है, और एक आपका ऑन है, ठीक है। इनमें बस छोटा सा लॉजिक दे रहा हूँ और हमेशा के लिए क्लियर रहेंगे, इनके बीच के डिफरेंसेस क्लियर रहेंगे आपके माइंड में, ठीक है। और एक टाइम के लिए प्रपोजिशन बाय भी यूज करते हैं, वो फर्दर हम बात करेंगे उसके बारे में। देखो अगर कहीं पर आप 24 आवर की बात करें, 24 आवर, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा, है ना, ठीक है, तो उसके लिए फिर ऑन लगाइए, ठीक। लेकिन अगर कहीं पर लेस देन या मोर देन 24 आवर है कोई भी चीज़, लेस देन कोई भी टाइम पीरियड लेस देन या मोर देन है, ठीक है, 24 आवर से कम है या ज़्यादा है, तो फिर इन लगाइए। और इसके बाद अगर बात करें एट की, तो एट जो होता है ये एक्चुअल में लगाते हैं 0 आवर के लिए। 0 आवर का मतलब क्या होता है, ठीक है, 0 आवर का मतलब होता है जिसमें जैसे आप क्या बोल रहे हो 9 o'clock, है ना, 5:30 PM, इनमें टाइम आवर कितना है, 0 आवर फिक्स्ड है, इसलिए फिक्स्ड बोला था इसको। तो ये बात ध्यान दीजिए। अब यहाँ से कई सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो गई, ठीक है। जैसे एक चीज़ आपकी जो आप देखो मंथ
मंथ में टोटल कितने आवर्स होते हैं, तो मोर देन 24। एक डे कितने आवर का होता है, 24 आवर का। कोई फेस्टिवल, नॉर्मली जो फेस्टिवल होते हैं वो कितने आवर के होते हैं, तो आपका आंसर होगा सर 24 आवर के, है ना। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जैसे मान लो अगर कोई फेस्टिवल कई दिन का है, जैसे नवरात्र, ठीक है, आप कहते हो, तो ये मोर देन 24 आवर्स के हो गए, तो वहाँ पर फिर इन लगाओगे, है। तो ये पॉइंट जो है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है जगह जगह। इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, टू द पॉइंट सटीक, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, टू द पॉइंट सटीक आप क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे होंगे। ये जितने पीछे एग्जाम्पल आपने लिखे हैं ये सभी इसी बेस पर आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये एक पॉइंट था आपका। इसके अलावा टाइम को हम दूसरे तरीके से और कैटेगराइज करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, है ना। टाइम को कैसे कैटेगराइज करते हैं, तो देखिएगा, एक तो होता है आपका डे पार्ट, ठीक है। डे पार्ट में क्या क्या आते हैं, जैसे एक आता है आपका डॉन, एक आता है आपका कौन सा, सनराइज। नेक्स्ट है आपका मॉर्निंग, क्लियर। इसके बाद आता है आपका नून या फिर आफ्टरनून, क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपका सनसेट, इवनिंग। इसके बाद डस्क, क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। तो अब अगर इनके बारे में आप ध्यान से देखेंगे तो कई बातें आपको देखते ही समझ में आ जाएंगी। क्या समझ में आ जाएंगी, जैसे डॉन है, डॉन का मतलब क्या होता है, सूर्योदय से पहले का समय, जिस समय सूर्य उदय नहीं हुआ है, उजाला हो गया है, ठीक है, वो जो टाइम पीरियड है उसको डॉन बोलते हैं, DAWN। सनराइज आप जानते हो, मॉर्निंग आप जानते हो, नून आप जानते हो, आफ्टरनून जानते हो, सनसेट जानते हो, इवनिंग जानते हो, डस्क नहीं जानते हो। डस्क का मतलब संध्या काल के बाद का समय, जिस समय इवनिंग हो गई है लेकिन नाइट नहीं हुई है, उसको हम बोलते हैं डस्क। डस्क का मतलब संध्या काल का समय। अब अगर इनके बारे में हम बात करें तो एक बात आपको समझ में आएगी। क्या बात समझ में आएगी, देखो कि इनमें कुछ फिक्स्ड है, जैसे डॉन है, सनराइज है, ठीक है, इनके साथ एट लगाइए, पहला पॉइंट ये निकल करके आए, एट लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जैसे सनसेट है और डस्क है, एक काम करते हैं, इसको एक ही साथ लिख लेते हैं, इवनिंग नीचे कर देते हैं, तो आपको लिखने में सहूलियत हो जाएगी। या एक काम करो, आप इसको ऐसे लिखो, इस तरीके से, तो एक साथ हो जाएगा। आफ्टरनून के बाद आप इवनिंग लिखिए, इवनिंग के बाद सनसेट के बाद डस्क। तो आपके लिए थोड़ा सहूलियत हो गई। सहूलियत क्या हो गई वो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, देखो कि यहाँ पर जो सनसेट और डस्क है इनके साथ भी आपको एट लगाना है, बीच वाले जो बच्चे बंधु ये वाले, इनके साथ आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। लेकिन ध्यान देना, जब इन लगाते हो तो वहाँ पर आर्टिकल द भी आता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आप अक्सर क्या लिखते हो, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नून, है ना, ऐसे लिखते हो, इन द आफ्टरनून, है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या समझ आया कि एट और इन दो लगा रहे होंगे, डॉन के साथ एट, सनराइज के साथ एट, सनसेट के साथ एट, डस्क के साथ एट, जब बाकी मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, इनके साथ इन, और इन वाले पे आर्टिकल द आएगा और बाकी एट वाले पे आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट एक और आता है इसी में कि मैंने नाइट को छोड़ दिया यहाँ पर, तो नाइट वाले पे देखिएगा ज़रा, नाइट के साथ एक्चुअल में हम दो प्रपोजिशन यूज करते हैं, नाइट, NIGHT, नाइट के साथ दो प्रपोजिशन यूज करते हैं, एक एट लगाते हैं और एक इन लगाते हैं, ठीक है। एट इन में डिफरेंसेस होते हैं बच्चे। डिफरेंसेस क्या होते हैं, जब आप बात करते हो एट की, तो जब आप जर्नलाइज करते हो, कोई जर्नल बात बता रहे हो तो, है ना, जर्नल स्टेटमेंट नाइट को लेकर के कर रहे हो, तो जब आप स्पेसिफाइड करने की कोशिश करते हो, स्पेसिफाइड, है ना, किसी खास रात की आप बात करते हैं, है ना, अब आप थोड़ा सा ज़्यादा भावुक ना हो, ठीक है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाइट बोलने से, है। तो यहाँ पर देखिएगा नाइट, एट और इन, ठीक है। अब देखिए दो चीज़ें, स्पेसिफाइड कैसे करेगा वो एक क्वेश्चन रहेगा, किस तरीके से करेगा। जैसे मान लिया किसी रात किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, है ना, तो वो स्पेसिफाइड कर दिया उसने, ठीक है। तो किसी रात किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, उसने स्पेसिफाइड करे, मिस्टर वर्मा वॉज किल्ड इन दैट नाइट, है ना, तो ये स्पेसिफाइड हो गया। लेकिन कहा जाए, जैसे बोला जाए तारे रात में चमकते हैं,
तारे रात में चमकते हैं। मीनिंग तो वही लोगे तुम मे का, लेकिन जो प्रपोजिशन होगा विल बी चेंज्ड, दोनों सिचुएशन में चेंज करेगा, वेरी करेगा है। तो जैसे कहा जाए कि तारे रात में चमकते हैं, तो इसका इसमें इस केस में क्या करोगे, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखे तो और क्लैरिटी आएगी। मैंने कहा द स्टार्स ट्विंकल, द स्टार्स ट्विंकल, द स्टार्स ट्विंकल, फिल इन द ब्लैंक नाइट, द स्टार्स ट्विंकल नाइट, ठीक है। और मैंने एक दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा द स्टार्स ट्विंकल नाइट, मैंने कहा ही वॉज किल्ड, ही वॉज किल्ड, ही वॉज किल्ड दैट नाइट, दैट नाइट। एक तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, दैट से आर्टिकल द से डिटरमिनल लगा करके देगा, वहाँ से भी पता कर सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट से भी पता कर सकते हो कि वो स्पेसिफाइड है या फिर जनरल है। तो इस केस में जब आप बात करोगे तो एक बात समझ में आएगी, द स्टार्स ट्विंकल क्या हो जाएगा, एट नाइट, रात में चमकते हैं। ही वॉज किल्ड इन दैट नाइट, ये सही आंसर होगा, ठीक है। तो अब ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये कैसा है, जनरल है। जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये कैसा है, स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड है। तो दोनों बातें आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं बंधु अगले वाले टर्म पर, ठीक है। ये बात कर ली हमने नाइट के बारे में। एक दो स्टेटमेंट में और लिखता हूँ, इनके बारे में समझिएगा। जैसे स्टेटमेंट नंबर 3, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स आर एक्टिव, आर एक्टिव नाइट, आर एक्टिव नाइट, ठीक है। और एक स्टेटमेंट हमने और लिखा, मैंने कहा, ठीक है, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, विथ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, क्लियर, द नाइट, द नाइट, किसी रात किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। अब इसको क्या कहोगे, ये जर्नल है या स्पेसिफाइड है? तो आपका आंसर तुरंत क्लियर होगा, सर ये बात तो स्पेसिफाइड हो गई। और वैसे भी आर्टिकल दा लगा रहे हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ पर देखोगे तो ये कैसा है, अगर यहाँ पर बात करें तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टिव नाइट, ये कैसा हो गया, ये जर्नल हो गया, ये हो गया आपका जर्नल, है ना। तो यहाँ पर पहले वाले स्टेटमेंट में क्या करोगे, एट आ जाएगा, जर्नल है तो एट, और स्पेसिफाइड है तो आप क्या लगाओगे, इन द नाइट। ये दोनों में डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। चलो हम चलते हैं आगे। तो ये टाइम पीरियड वाला जो पॉइंट था, होपफुली वो बात भी आपको समझ में आ गई कि टाइम पीरियड किस तरीके से आप यूज करोगे। अब हम एक बात और करते हैं, देखो समझिएगा कि अब इनको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं। ये जो बातें हमने पढ़ी हैं, क्या उनको हम समराइज कर सकते हैं? तो जैसे हम पहले इनके बारे में देखो समराइज करने की कोशिश करते हैं। इनके बारे में कैसे समराइज करेंगे वो बात समझिएगा। जैसे इन का यूज करते हो आप इनक्लोज सरफेस के लिए, किसके लिए करते हो, इनक्लोज्ड सरफेस, इनक्लोज्ड सरफेस, है ना। एक क्वेश्चन याद आ रहा है, शायद लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, ठीक है। जैसे एक ये स्टेटमेंट है, मुझे याद दिलाइएगा, ट्रांसपोर्टेशन वाला भी एक कॉन्सेप्ट है जो इस पर ज़रूरत पड़ेगी आपको पढ़ने की, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे। फ़िलहाल मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, द पैसेंजर्स, द पैसेंजर्स, द पैसेंजर्स may sit the compartment, या इसको और अच्छा करो आप, द बस या ट्रेन, जो भी लिखना चाह रहे हो आप, ठीक है। ये देखो, तो अगर यहाँ पर क्या फिल करोगे, एक ये क्वेश्चन रहेगा, आप इन फिल करोगे, ऑन फिल करोगे या इनसाइड फिल करोगे? चलो इसको कमेंट करके बताइएगा, इस पर डिस्कशन करेंगे हम आगे, ठीक है। चलो दूसरी बात एक और समझिएगा यहाँ पे कि टाइम के लिए, वो इन वाला बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एट, इन, ऑन, टाइम के लिए यूज करते हो, ये तीनों टाइम के लिए आते हैं, ठीक है। ऐसे आपका एक प्रपोजिशन और है बाई, इसका यूज भी टाइम के लिए करते हो।
और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जहाँ जहाँ पर एट इन ऑन लगा सकते हो वहाँ सभी जगह आप बाई का यूज कर सकते हो, है ना। किसी के साथ भी लगा करके देखो आप। आपने कहा बाई मंडे, बिल्कुल सही है, बाई मंडे। आपने कहा बाई, ठीक है, 90 या ऐसे लिख लो, बाई 2030, 2030, है ना। आपने ऐसे कहा बाई 9:30 PM, 9:30 PM, किसी का ले लीजिए, है ना। बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। अब ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर एट इन ऑन तो हम समझ गए कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना है, सर ये बताइए बाई कहाँ लगाना है। बाई के यूसेज क्या स्पेसिफाइड है, या जहाँ जहाँ एट इन ऑन लगा सकते हो उन सब जगह बाई लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टेटमेंट में? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो बाई है, बाई के बारे में जब आप पढ़ते हो तो बाई एक प्रपोजिशन है, बाई एक प्रपोजिशन है, ठीक है। हालांकि इसके और भी फंक्शन हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन बाई का एक जो फंक्शन है, जब ये टाइम को बताता है तो ये टाइम की डेड लाइन को बताता है, ये बात ध्यान रखिएगा, टाइम की डेड लाइन को बताता है ना। टाइम की डेड लाइन का मतलब क्या है कि जैसे इसने कहा बाय मंडे, तो इसका मतलब मंडे तक, डेड लाइन है मंडे तक, है ना। और डेड लाइन हमेशा या तो पास्ट में होती है या तो फ्यूचर में होती है, डेड लाइन कभी भी प्रेजेंट में नहीं होती, ये बात ध्यान दीजिएगा, है। तो जब यही कारण है कि आपने एक टर्म पढ़ा था जब हम लोग बात कर रहे थे और टेंस की, तो वहाँ पर ये बात मैंने डिस्कस की थी कि जब आप ये लिखते हो बाय द टाइम, है ना, बाय के साथ जब आप टाइम लिखते हो, बाय के साथ जब आप टाइम को मेंशन करते हो तो आपको दो टेंस यूज करने होते हैं, अगर आपको याद रहा हो तो। एक, या तो आप पास्ट परफेक्ट लगा रहे होते थे, पास्ट परफेक्ट, या फिर आप क्या लगा रहे होते थे, फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए एक चीज़ कि पढ़ आप क्या रहे हैं इस समय, प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको डिस्कस करना पड़ रहा है टेंस, तो ये इंटरलिंक्ड है। इसीलिए कहते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, वो कैसी लैंग्वेज है, वो इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड का मतलब समझते हो कि एक टॉपिक दूसरे से रिलेट करके चलता है हमेशा, है ना। तो जैसे कहा जाए कि इंडिया, इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, कंट्री बाय द ईयर 2030, बाय द ईयर 2030, 2030 तक इंडिया जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। ये आपने टाइम की बाउंडेशन लगा दी यहाँ पर, बाय द टाइम जो लिख रहे हो यहाँ से टाइम की बाउंडेशन मतलब डेड लाइन खींच दी। देखो ये टाइम लाइन है, यहाँ पर आप इस समय स्टैंड कर रहे हैं, दैट इज़ प्रेजेंट। इससे बैकवर्ड जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्ट, और इससे फॉरवर्ड जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्यूचर, यहाँ पर आ जाएगा फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन ये डेडलाइन या तो पास्ट में होगी या तो फ्यूचर में होगी। फिलहाल ये 2030 इस समय ईयर चल रहा है, 2022, 2023 आ गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है 2030 की, मतलब फ्यूचर में बनेगा, और इसने टेंस जो लिखा है वो प्रेजेंट लिखा है, इसका मतलब गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इंडिया विल हैव बीन, विल हैव बीन, है ना। इंडिया हो जाएगा, डेवलप कंट्री बन जाएगा, कब तक, बाय द ईयर 2030। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये टाइम को बताने वाला क्या है, एक तरीके का प्रपोजिशन है बाई, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर आप एट इन ऑन लगाते हो वहाँ वहाँ पर आप बाई लगा सकते हो, लेकिन याद रहे कि दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये टाइम की डेडलाइन बताएगा तो वहाँ पर टेंस भी आपको चेक करना पड़ेगा, जबकि उसमें टेंस चेक करने की इतनी ज़्यादा कंपल्सन नहीं होती जितनी बाई वाले पे हो जाती है, ठीक है। तो एक तो ये मेजर कन्फ्यूजन रहता है कि बाई को कैसे यूज करना है एज अ टाइम, है ना। तो होपफुली वो बात समझ में आ गई होगी। फिलहाल मैं आगे वापस ले चलता हूँ आपको अपनी बात पे, जो मैं डिस्कस कर रहा था कि इनका यूज करते हो इनक्लोज सरफेस के लिए। इसके अलावा देखो इनके कौन कौन से यूसेज पढ़े हैं आपने। जैसे इनके बारे में आपने कहा तो सर डे टाइम के साथ आप यूज करते हो, और डे टाइम में किन के साथ यूज करते हो। अगर हम उनकी बात करें तो डे टाइम में आप यूज करते हो जैसे मॉर्निंग के साथ, अभी पढ़ करके आया, इवनिंग के साथ, इवनिंग के साथ, आफ्टरनून के साथ, ठीक है। तो ये हालांकि नाइट के साथ भी यूज करते हो, लेकिन उसमें एट भी लगता है तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। तो इनका ये दूसरा मीनिंग है। तीसरा मीनिंग समझिएगा
किट का इनका यूज किया हमने किसके साथ, मंथ के साथ, ईयर के साथ और सेंचुरी के साथ। और उसको अगर शार्ट में हमने कवर किया तो मैंने कहा मोर देन 24 आवर्स, ठीक है, या लेस देन 24 आवर्स। दूसरी बात, एक और बात अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो ये हमने टाइम के रेफरेंस में, प्लेस के रेफरेंस में आपने ऑलरेडी ये लिख रखा है ना, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने लिए थे, ठीक। इसी तरीके से कुछ वर्ब्स आते हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, जिनके साथ हम इसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे आप यूज करते हो एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब के साथ आप इनका यूज करते हो, एब्जॉर्ब इन, किसी चीज़ में तल्लीन होना, मग्न होना, ठीक है। जैसे इंगेज है, इंगेज के साथ आप इन यूज करते हो। जैसे इंडल्ज है, इंडल्ज के साथ भी आप इनका यूज करते हो। हालांकि मीनिंग तीनों के सेम है, इसलिए तीनों को एक साथ मेंशन कर रहे हैं हम, ठीक। दूसरी बात एक और समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। अगले स्टेप में अगर हम बात करें तो जैसे एक वर्ड आता है अकॉम्प्लिस्ड, अकॉम्प्लिस्ड, इसके साथ भी हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, अकॉम्प्लिस्ड, एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आप यूज करते हो पोलाइट, पोलाइट इन मैनर्स, पोलाइट इन मैनर्स, पूरी बात लिख रहा हूँ मैं, चूँकि आगे मैनर्स देगा तो वहाँ पोलाइट लगाना पड़ेगा। जैसे आप यूज करते हो ऑनेस्ट इन डीलिंग, ऑनेस्ट इन डीलिंग, ऑनेस्ट इन डीलिंग्स, कोई व्यक्ति जो ऑनेस्ट है अपनी डीलिंग्स में, उसके साथ भी आप क्या करते हो, इनका यूज करते हो। जैसे इनका यूज करते हो आप ब्लाइंड के साथ, अगर कोई व्यक्ति एक आँख से अंधा है तो ब्लाइंड इन वन आई, वन आई, ठीक है, वन आई, उसके लिए भी क्या लगाते हो आप, ठीक है। या फिर लैम इन वन लेग, दोनों बातें याद रखिएगा, लैम इन वन लेग, कोई व्यक्ति एक पैर से लंगड़ा है, उसके लिए भी आप क्या लगाते हो, इनका यूज करते हो। तो दोनों बातें ब्लाइंड के साथ और लैम के साथ आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे इंगेज एक वर्ड यूज करते हो, इंटरेस्टेड यूज करते हो, जैसे कोई व्यक्ति, या इंगेज चाहो तो इसी में लिख सकते हो, इंगेज, हाँ लिख लिया है, ठीक है। जैसे एक वर्ड आता है इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ भी क्या लगाते हो आप, इन, है ना। जैसे कोई अगर स्टेटमेंट आप बनाते हो, ही इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ही इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, वो म्यूजिक में बड़ा शौक रखता है। या फिर इसी से मिलता जुलता एक वर्ड ये आता है प्रोफिशिएंट, कुशल होना, किसी चीज़ में निपुण होना, प्रोफिशिएंट। जैसे यही मीनिंग सेम आपका किसका होता है, वर्स्ट का होता है, वर्स्ट का मतलब होता है दक्ष होना, कुशल होना, है ना, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन यही मीनिंग जब आप वर्दी लगाते हो तो वर्दी मतलब होता है योग होना, वहाँ पर ये बदल जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे डिफिशिएंट आप यूज करते हो, डिफिशिएंट का मतलब कमी होता है, डिफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कमी, है ना, डिफिशिएंट, ठीक। जैसे वांटिंग एक बताया था आपको, अगर याद हो तो, जब प्रीपोजिशन पर वो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था वहाँ पर मैंने ये बात बताई थी, वांट के साथ ऑफ, जबकि वांटिंग के साथ क्या लगाते हो, इन लगाते हो, दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आप, ठीक, डिलाइट इन, किसी चीज़ में खुशी है, आनंद है, डिलाइट इन। जैसे आप बिलीव, ट्रस्ट, फेथ लगाते हैं, बिलीव, ट्रस्ट, फेथ लिखते हैं, इसके साथ भी क्या लगाते हैं आप, इन लगाते हैं, बिलीव, ट्रस्ट, फेथ, इनके साथ भी क्या लगाते हैं, इन, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट इन। हालांकि इनके बारे में और भी आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हो, है ना। चलिए, तो वो फिर फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप थोड़ा थोड़ा मतलब एक दो काम कर रहे हैं, चूँकि फिक्स्ड वाले एक साथ याद करना बड़ा टफ हो जाता है, तो जब आप बेसिक फंडामेंटल पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर फिक्स्ड करते जाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पर एक और लिख लीजिए, क्या लिख लें, ये छूटा है तो यहाँ भी लिख लीजिए, जॉय, ठीक है, जॉय इन समथिंग, किसी चीज़ में आनंद होना है। तो हर एक के अलग अलग वो है, किसी को किसी चीज़ में जॉय मिल रहा है, किसी को किसी चीज़ में डिलाइट मिल रहा है, तो सबका अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है। चलिए, फ़िलहाल इनके बारे में इतना हमने डिस्कस कर लिया, ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए बंधु, आगे बढ़ते हैं और देखिएगा अब कुछ नए प्रपोजिशन के साथ हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आगे का। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने एट एंड ऑन के बारे में डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका जो है वहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ प्रपोजिशन लाइक, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रपोजिशन ले लेते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज बिटवीन,
अमंग एंड अमंगस्ट। ये क्या है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रपोजिशन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप के प्रपोजिशन, जैसे एट एन ऑन के बारे में पढ़े, प्लेस और टाइम बताने वाले प्रपोजिशन है। तो वैसे बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट ये कैसे प्रपोजिशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाले प्रपोजिशन है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप जानते हो, क्लियर, कई लोगों के बीच में है, यही कारण है इनका मीनिंग होता है बीच में। बिटवीन का मतलब बीच में, अमंग का मतलब बीच में, अमंगस्ट का मतलब बीच में है। तो इन पर बेस थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, और आपको पता है कि बिटवीन का यूज कितने के लिए करते हो, फॉर टू, है ना, दो के लिए, और अमंग या अमंग्स का यूज करते हैं फॉर मोर देन टू। एक काम करते हैं, पहले कुछ मैं फ्रेजेस लिख देता हूँ या डायरेक्ट सेंटेंसेस लिख लेते हैं, उसके बाद आप बताइएगा कि इसमें कौन सा प्रपोजिशन सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा पहला स्टेटमेंट है, ही इज सिटिंग, he is sitting, he is sitting, you and me, you and me, this is your first statement। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, एक ये लिखा हुआ है, मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट these items, these items, these 5 students, these 5 students। अगला स्टेटमेंट है, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की, सेकंड हो गया। थर्ड मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट these sweets, these sweets, fill in the blank, to boys, to boys। एक ये है, एक स्टेटमेंट आपका अगला है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट these sweets, these sweets, fill in the blank, are friends, are friends। अगला स्टेटमेंट है आपका 4 के बाद 5, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट these, these toys, toys between, between each boy, each boy and each girl, and each girl। एक ये स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये लिखा, देयर इज अ, देयर इज अ bilateral, bilateral series, bilateral series, series, fill in the blank, India, India, Sri Lanka, Sri Lanka and Australia, and Australia, एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बिटवीन और अमंग और अमंगस्ट पर बेस्ड हैं। ठीक, तो एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा निकल करके आएगा, उससे हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले वाले पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, यहाँ पर आपको फिल करना है यू एंड मी लिख रहा है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ फिल करना है, तो आप यूज करेंगे बिटवीन। क्लियर, और आप रीजन अगर देखेंगे तो यू और मी के बीच की बात कर रहा है, इसलिए बिटवीन लगा लिया है। ठीक, दूसरा एक सेकंड थिंग ये भी आप जानते हैं कि बिटवीन के साथ जो सही प्रपोजिशन हम यूज, जो कंजक्शन हम यूज करते हैं, वो कंजक्शन हम कौन सा यूज करते हैं, यू नो वेरी वेल कि बिटवीन के साथ, बिटवीन के साथ हम पे, देखिए बिटवीन का यूज़ दो के लिए। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि बिटवीन के साथ कनेक्टर जो यूज होता है वो एंड यूज होता है, तो ये बात ध्यान देना, अगर एंड लगा है तो वो आपका इनडायरेक्टली है इंडिकेशन होगा आपके लिए कि आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रपोजिशन यूज करना है, बिटवीन, अमंग या अमंगस्ट, तो फिर बिटवीन आने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन था आपका फर्स्ट वाला, वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, बिटवीन यू एंड मी। यहाँ पर आते हैं, कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट दीज आइटम्स, दीज 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट के बीच की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे बंधु, अमंग।
यहाँ पर आ जाएगा अमंग, अमंग दीज 5 स्टूडेंट्स। होपफुली ये बात भी समझ में आ गई होगी। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स टू बॉयज, 2 लड़कों के बीच में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका बेटवीन। यूजुअल सी बात है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटवीन। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स आर फ्रेंड्स, क्लियर। अब कुछ बच्चे इसमें अमंग लगाएंगे, कुछ बच्चे इसमें अमंगस्ट लगाएंगे। तो अमंग और अमंगस्ट दोनों में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, जब आप अमंग यूज करते हैं तो अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2, क्लियर। एंड अमंगस्ट जब आप ये यूज करते हैं, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मोर देन 2, दोनों का यूज मोर देन 2 के लिए यूज करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस केवल इतना होता है कि अगर कंसोनेंट साउंड है, अगर कंसोनेंट साउंड है तो फिर क्या लगाएंगे, तो फिर लगाएंगे अमंग। जबकि वॉवेल साउंड होगा, वॉवेल साउंड होगा तो फिर क्या लगाएंगे, तो फिर लगाएंगे अमंगस्ट, क्लियर। दोनों में ये डिफरेंसेस है अमंग और अमंगस्ट में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखिए, जैसे मैं कुछ एक्सप्रेशन या कुछ फ्रेजेस देता हूँ, आप इनमें फिल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, आप बताइए करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मैंने कहा अमंग देम, अमंग देम पहला एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन ये लिखा है अमंग अमंग अस, एक ये लिखा है। एक स्टेटमेंट आपका ये लिखा है, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ बेटवीन, बेटवीन अस, बेटवीन अस, या फिर हम लिख ले बेटवीन देम, बेटवीन देम। तो ये 3-4 फ्रेजेज हैं, जरा इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, अमंग देम, बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन यहाँ पर देम कितने के लिए यूज हुआ है, ये नोटिस करने वाली बात है, जो कि यहाँ पर सेंटेंस का कोई इसने स्ट्रक्चर नहीं दिया है, तो आप फ्री हैं। लेकिन अगर कंटेक्स्ट दे देगा तो फिर बॉन्डेड हो जाएंगे कि ये सही है गलत है, ठीक है। तो जब इस तरीके के, जैसे मैंने सिंगल फ्रेजेस यहाँ पर लिखे हैं, कोई कंटेक्स्ट नहीं आएंगे, पीछे कितने नंबर आप लोग हैं उसकी जानकारी नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो अमंग दम लिखा है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दम यूज होना चाहिए मोर देन 2 के लिए, ये बात ध्यान देना। अमंग अस ये गलत है एक्सप्रेशन, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर कंसोनेंट से स्टार्ट कर रहे हो आप, यू से स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर यहाँ अमंगस्ट आना चाहिए। बेटवीन अस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बेटवीन देम सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर आप 2 लोगों के बीच की बात करेंगे तो बेटवीन देम सही हो जाएगा, अगर 2 से ज़्यादा की बात करेंगे तो फिर बेटवीन देम गलत हो जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड ऑन, ठीक है, कंटेक्स्ट। अब जैसे मैंने कहा एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हैं, मैंने कहा राहुल एंड रोहन, राहुल या रोहन एंड राहुल, रोहन एंड राहुल आर फास्ट फ्रेंड्स, आर फास्ट फ्रेंड्स, फास्ट फ्रेंड्स, क्लियर। और मैंने कहा दे हेल्प between ऑब्लिक अमंग, ठीक है, दम। मान लीजिए ये है, या ये थोड़ा सा बेहतर स्टेटमेंट नहीं बना, दम सेल्स या दम ही लिखो आप यहाँ पे, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। वो एक दूसरे, मान लो ये कहना चाह रहा है कि रोहल और राहुल 2 फास्ट फ्रेंड है और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना। तो हालांकि इस स्टेटमेंट को आप हटा लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर मैं जो डालना चाह रहा हूँ वो एक्चुअल में स्टेटमेंट नहीं बन पा रहा है, तो इसको थोड़ा सा डीप करिएगा। अभी उस तरीके का स्टेटमेंट फ्रेम होता है तो मैं आपको बताता हूँ। अब फिलहाल ये पॉइंट अगर डिस्कस कर लिए तो वापस क्वेश्चन पे आइए आप। देखिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स आर फ्रेंड्स। अब ये जो आर लगा रहा है, देखिए आर लगा रहा है, तो यहाँ पर साउंड किसका है, वॉवेल का, वॉवेल का साउंड है, तो यहाँ पर क्या लगाइए, अमंगस्ट, फिर अमंग नहीं आएगा, क्लियर है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, हाँ इस क्वेश्चन में अगर देखें तो दीज स्वीट्स, अगर 2 फ्रेंड हैं तो फिर बेटवीन भी लग सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर 2 से मोर देन 2 फ्रेंड्स हैं, नॉर्मली इस सिचुएशन में बेसिक चीज़ें मान ली जाते हैं। जैसे अगर केवल आर फ्रेंड्स लिखा है तो इसका मतलब मोर देन 2 की ही बात कर रहा होगा, ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, इसलिए अमंगस्ट लगा लिया है। तो वो जर्नल कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉयज बिटवीन ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब एक बात ध्यान रखिएगा, देखो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट बनाए हैं उसी में से एक और ऐड करिएगा कि बिटवीन के साथ ना तो ईच लगाना है ना एवरी लगाना है। वी कैन नॉट यूज ईच ऑब्लिक एवरी विथ बिटवीन। रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का रीजन क्या है,
ऐसा क्यों करते हैं? तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि ईच और एवरी भी एक तरीके के डिटर्मिनर होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन बताने का काम करते हैं, और बिटवीन भी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। दैट्स वाई हमें क्या करना है, इनमें से एक ही यूज कर पाएंगे, या तो बिटवीन लगा ले या तो ईच एवरी लगा ले। तो आप क्या करिए, जब भी सेंटेंस दिया गया हो तो वहाँ पर ध्यान दीजिए बिटवीन के साथ कहीं ईच एवरी तो नहीं लगा रखा है। अगर लगा रखा है तो उसको रिमूव करिए। जैसे ये स्टेटमेंट जो लिखा है आपका बिटवीन ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो यहाँ पर जो ईच है ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। डायरेक्ट लिखिए बिटवीन बॉय एंड गर्ल। देयर इज अ बायलैटरल सीरीज इंडिया श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बंधु, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिटवीन, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका बिटवीन। और ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीजन, वैसे तो आप देखोगे तो यहाँ पर तीन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है और इंडिया है। मोर देन 2 के लिए तो फिर अमंग या अमंगस्ट आना चाहिए, जबकि यहाँ पर बिटवीन यूज हुआ है। तो द रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे का जो रीजन है वो सिंपल सा रीजन है क्या बंधु, ये देखिए कि जब आप बिटवीन का यूज मोर देन 2 के लिए भी करते हैं, जी हाँ बिल्कुल, बिटवीन इज यूज्ड फॉर मोर देन 2। अब ये बड़ी सिचुएशन खराब होती है कि जब आप नॉर्मल चीज़ें पढ़ते हैं उसके हट करके जो चीज़ें पूछने लगते हैं वहाँ से समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो बिटवीन का यूज मोर देन 2 के लिए भी करते हैं। रीजन कब, जब देखिए कोई सीरीज वगैरह दे रहा है, कोई ट्रीटी वगैरह दे रहा है ना, इस तरीके की चीज़ें, जैसे कोई एक्सरसाइज दे रहा है, एक्सरसाइज है ना, आपने ये सुने होंगे, नॉर्मल टर्म है। जैसे यहीं पर जो एग्जांपल दिया गया है कि इंडिया श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बायलैटरल सीरीज होनी है, तो उसमें से बिटवीन क्यों लगा रहे हैं, उसके 2 रीजन, एक तो एंड मिल रहा है आगे, पेयर आपके बिटवीन के साथ बन जाएगा। दूसरा रीजन ये कि एट अ टाइम, ठीक है, 2 टीम ही एक टाइम पर दो टीमों के बीच में ही मैच होने वाला है। जैसे इसमें मैच अगर लिख देते हैं तो भी बन जाएगा। तो ये कुछ टर्म हैं जो आपको नॉर्मली ध्यान रखने हैं, जैसे कोई एक्सरसाइज है, ट्रीटी है, या फिर आपका क्या है, सीरीज है ना, मैच है। तो इस केस में मोर देन 2 है तो भी हम क्या कर सकते हैं, बिटवीन का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिएगा उसी का एक एग्जांपल है, देयर इज अ बायलैटरल सीरीज बिटवीन इंडिया श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बिटवीन ही होगा। यहाँ पर आप अमंग या अमंगस्ट लगाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे, और इनको अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये कौन से प्रपोजिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रपोजिशन है। तो इतना और याद रखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट की तरफ। अब हम थोड़ा सा वोकैब पर चर्चा करते हैं। देखिएगा कह रहा है बैक बर्नर। बैक बर्नर का मतलब क्या होता है, देखो बैक बर्नर का मतलब होता है, ठीक है, कोई भी ऐसा मैटर जिसको बहुत ज़्यादा महत्व ना दिया जाए, है ना। बैक का मतलब पीछे है, ठीक है, इसका मतलब जो फ्रंट में नहीं है। जैसे कई इश्यूज होते हैं, उनके बीच में कोई ऐसा इशू जो दब गया है ना। तो जैसे अगर आप एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो जो अभी पिछले कुछ सदी की हमारी जो क्रिकेट टीम थी उसमें राहुल द्रविड़ का एक नाम ऐसा रहा जो वास्तव में जितना पॉपुलर होना चाहिए था उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिली। तो वो क्या है, वो एक तरीके के बैक बर्नर प्लेयर रहे, है ना। तो बैक बर्नर का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब द मैटर ऑब्लिक इशू, द मैटर ऑब्लिक इशू दैट इज नॉट वेल नोन, जिसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, ठीक है, और या दैट इज़ नॉट गिवन मोर इम्पोर्टेंस, है ना, जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। जिस तरीके का हमारा आज का मीडिया है, वो जिस चीज़ को चाहता है उस चीज़ को हाईलाइट कर देता है, जिसको चाहता है तो वो बैक बर्नर बना देता है दूसरी चीज़ को, है ना। तो बैक बर्नर का मतलब कि कोई भी ऐसा इशू, कोई भी ऐसा मुद्दा जो क्या हो, जो जिसको कम इम्पोर्टेंस दी गई हो। जैसे एक ईडियम आता है आपका बर्निंग क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बंधु, जो भी लेटेस्ट इशू होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल इशू है, उनको बर्निंग क्वेश्चन बोलते हैं, है ना। जैसे इस समय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो इस समय बर्निंग क्वेश्चन बनी हुई है ना। फिर से आपका कोविड का एक वो प्रकोप, ठीक है, देखने को मिल रहा है कई देशों में, ये क्या है, बर्निंग इशू बना हुआ है। और भी बर्निंग क्वेश्चन बन सकते हो, बने हुए है ना। तो बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि कोई इशू जो बहुत ज़्यादा कैसा है, हॉट इशू, ठीक है, जिसके बारे में बहुत हर व्यक्ति चर्चा करने में लगा हुआ है, ठीक है, कि ऐसा क्यों है,
क्यों नहीं है? तो दैट इज कॉल्ड बर्निंग इशू या बर्निंग क्वेश्चन। आगे चलते हैं, बैक सीट ड्राइवर, ठीक है। तो एक तो देखो बैक सीट होता है, बैक सीट ड्राइवर, और एक होता है बी इन द ड्राइविंग सीट। जैसे एक चीज, दो यहाँ पर पॉइंट समझिएगा, एक ये लिखा है बी इन द ड्राइविंग सीट, बी इन द ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग सीट, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात समझिएगा, जैसे मैं ये कहूँ कि बीजेपी पार्टी, ठीक है, इज इन दी ड्राइविंग सीट नाउअडेज, है ना। तो आजकल पूरी तरीके से सर्वे है भाई, है। और दूसरा बी इन दी ड्राइविंग सीट का मतलब हैविंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सभी तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वन हु हैज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लियर। बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो एक्चुअल में बैक सीटेड है लेकिन वो इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है किसी को, है। तो इसका मतलब क्या है, वन हु इन्फ्लुएंसेस समवन और somebody टू, ठीक है, एक्ट अकॉर्डिंगली, कि उसके अनुसार काम हो, उसके अनुसार चीज़ें चले, ठीक है। तो वो उस तरीके का पर्सन जो फ्रंट सीट में नहीं है, बैक सीट में है। आगे चलते हैं, बैक द रॉन्ग हॉर्स, ठीक है। रॉन्ग हॉर्स को बैक करना, बैक करने का मतलब एक तो वापस होना होता है, और बैक करने का मतलब एक सपोर्ट करना होता है ना। जैसे कहा जाए कि आप बोलते हो कि कोच और कैप्टन इस टीम को बैक नहीं कर रहे हैं, तो बैक करने का मतलब सपोर्ट करना भी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्या कह रहा है, बैक द रॉन्ग हॉर्स, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब टू फेवर द रॉन्ग पर्सन, टू फेवर द रॉन्ग पर्सन, है ना, टू फेवर द रॉन्ग पर्सन, ठीक। इसका मतलब गलत, रॉन्ग हॉर्स को बैक करना, रॉन्ग हॉर्स को सपोर्ट करना, मतलब किसी बुरे व्यक्ति को सपोर्ट करना, ठीक है। तो वही है टू फेवर द रॉन्ग पर्सन। आगे चलते हैं, बैक टू बैक, इसका मतलब क्या है, लगातार, रिपीटेडली, लगातार, ठीक है, बैक टू बैक। आगे चलते हैं, इसके बाद आता है बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है, जहाँ से शुरू किए थे वहीं से स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे इस समय जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जैसे नया साल आया उनने कहा भाई बिल्कुल तैयारी स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्क्वायर वन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, है ना। अक्सर बच्चों का ये जो इनिशिएटिव होता है, ठीक है, जब वो नए तरीके से सोचते हैं, तो वो या तो मंथ का एंड चल रहा होगा तो सोचेंगे मंथ के स्टार्टिंग से, या ईयर का लास्ट चल रहा होगा तो ईयर के बिल्कुल स्टार्टिंग से, है ना। वीकेंड का लास्ट चल रहा होगा तो भाई मंडे से करेंगे, अब बाकी दिन, ठीक है। तो ये क्या है, बैक टू स्क्वायर वन, इसका मतलब टू कम टू इनिशियल पॉइंट, है ना। कहाँ पर पहुँच जाना, इनिशियल पॉइंट पर पहुँच जाना, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किए थे, बैक टू स्क्वायर वन, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चा, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब जहाँ से आपने पढ़ाई चालू की थी, और ड्राइंग बोर्ड में पहुंच जाना, इसका मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, पढ़ना स्टार्ट किया था, इसका मतलब जहाँ से कोई चीज़ आरंभ हुई थी। तो सेम ही है, दोनों के दोनों लगभग मिलते जुलते। तो बैक टू दी, ठीक है, बैक टू दी इनिशियल पॉइंट, इसको भी लिख लीजिए आप, इनिशियल पॉइंट, तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर पहुँच जाना। बैक टू दी वॉल, है ना, इसका मतलब बी इन डिफ़िकल्टी, बी इन ट्रबल, मुसीबत में होना, बी इन ट्रबल, मुसीबत में होना, परेशानी में होना, ठीक है। जैसे एक इडियम आपका और आता है, इन लर्च, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है इन ट्रबल। जैसे कहा जाए बी इन हॉट वाटर में होना, इसका मतलब भी होता है बी इन ट्रबल। तो सभी का मीनिंग, ये जो दोनों तीनों इडियम है, सबका मीनिंग एक ही है, क्या, ठीक है, बी इन हॉट वाटर, इन लर्च, इसका मतलब इन ट्रबल, परेशानी में होना, मुसीबत में होना, है ना। तो बैक टू दी वॉल सेमी इडियम है, तीनों ध्यान रखिएगा। बैड ब्लड, है ना, इसका मतलब क्या होता है, बिटर इनेमिटी, घोर शत्रुता जिसको बोलते हो आप, ठीक है। और एक होता है आपका ब्लू ब्लड, देखिए दो अलग अलग है, एक होता है आपका बैड ब्लड और एक होता है आपका ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, टू
टू बी प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस है ना, समृद्ध होना, ये मीनिंग का कह सकते हो आप, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा रिच होना, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होना, बहुत ज़्यादा वेल्दी होना, है ना। बैड ब्लड और ब्लू ब्लड दो अलग अलग इडियम है। जैसे इसके लिए एक और लिखते हो आप, एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स, डैगर्स का मतलब होता है खंजर, ड्रॉन जिस पर आप खंजर भोगना चाहते हो वो आपके क्या होंगे, शत्रु होंगे, दुश्मन होंगे, है ना। ब्लू ब्लड, जैसे इसको भी सिंपल से याद कर सकते हो, है ना, कि किसी का ब्लड ब्लू है, जैसे जो अंग्रेज लोग होते थे, शाही लोग कहते हो उनको, वो कैसे, उनके अगर बॉडी आप देखें तो उनमें जैसे हैंड वगैरह में वीन्स दिखती हैं। वीन्स किस कलर की दिखती हैं, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गोरा होता है ना, तो उसकी वीन्स कैसे ब्लू कलर की दिखाई देती है ना। तो इस तरीके का पर्सन को क्या कहोगे, ब्लू ब्लड, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होना, धनी होना, समृद्ध होना। बैड एग, बैड एग का मतलब होता है बुरा व्यक्ति, है ना, इसका मतलब बैड पर्सन, बैड पर्सन, ठीक है। बैड एग इसका मतलब बैड पर्सन, बुरा व्यक्ति। इसी तरीके से बैड हेड्स, बहुत ही इविल टाइप का, दुष्ट टाइप का, एन इविल जो दुष्ट तरीके का है, बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसको बोलेंगे बैड हेड्स। बैड माउथ, जो हमेशा दूसरों को गालियां ही देता है, हमेशा बुरा भला कहता है दूसरों को, वो क्या है, बैड माउथ। वन हु ऑलवेज अब्यूजेज, वन हु ऑलवेज, वन हु ऑलवेज, ऑलवेज अब्यूजेज आर क्रिटिसाइजेस समवन, है ना, जो हमेशा लोगों को क्रिटिसाइज करता रहता है या उनको अब्यूज करता रहता है, दैट पर्सन कॉल्ड बैड माउथ। बेकर्स डजन, ये होते हैं 13 इन नंबर, ठीक है, नंबर में 13 होना है। और ये क्या है, ये ध्यान देना, वैसे डजन में 12 होते हैं, डजन में 12 होते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, होपफुली अगर आपने सुनी हो, ठीक है। तो पहले के समय में एक राजा था, वो क्या करता था, उसके समय में बहुत ज़्यादा लोग क्या करते थे, जो मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा वो गड़बड़ करते थे, है। तो डजन में वो हमेशा 10 या 11 ही चीज़ें देते थे, जिससे क्या था, धीरे धीरे उसके पास शिकायतें पहुंची और उसने एक कड़ी पनिशमेंट देने का निश्चय किया। तो फिर बेकर लोगों ने क्या किया, ठीक है, और उस सज़ा से बचने के लिए वो एक एक्स्ट्रा ही देने लगे, मतलब डजन में वैसे 12 होते हैं, ये 13 ही देने लगे चीज़ों को। वो जो आर्टिकल्स देते थे वो कितने देने लगे, 13। तो इसलिए ये वहीं से लगभग ऑलमोस्ट ईडीएम में ऐसा माना जाता है। तो इसका मतलब होता है 13 इन नंबर, नंबर में 13 होना। बॉल इन वंस कोर्ट, है ना, तो इसका मतलब है आपके कोर्ट में बाल होना, इसका मतलब किसी कोर्ट में बाल होना, मतलब बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, be responsible for, be responsible to take decision, to take decision, to take decision। कहते हैं भाई आपके कोर्ट में बॉल है, इसका मतलब है यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक डिसीजन, है ना, आप ही उत्तरदायी हो डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट है आपका बार्क अप द रॉन्ग ट्री, है ना, तो किसी पेड़ को फॉलो करते हुए चलना, जैसा पहले के समय में लोग करते थे। तो इसका मतलब क्या है, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब टू फॉलो द रॉन्ग रूट, टू फॉलो द रॉन्ग रूट, रॉन्ग रूट, रूट मतलब मार्ग, ठीक है, तो गलत रास्ते का चयन कर लेना है। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, जैसे लोग पहले समुद्री मार्ग से यातायात करते थे, तो उसमें क्या होता था, कुतुबनुमा का सहारा लेते थे वो, है, और कई बार वो क्या करते थे, मार्ग में डाइवर्ट हो जाते हैं, वहाँ पर सही डायरेक्शन में वो चल नहीं पाते थे, है। जैसे इसी से मिलता जुलता एक इडियम आपने पढ़ा होगा, एट सी, और एट सी का मतलब क्या होता है, पजल्ड होना, ठीक है, कन्फ्यूज़्ड हो जाना, कन्फ्यूज़ होना, जैसे वो समुद्र के बीचों बीच पहुँच गए हैं और वो पता नहीं चल पा रहा है उन्हें किधर जाना है ना। तो एट सी मतलब वही मीनिंग आ गया आपका कि एट सी का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, अब उन्हें नहीं पता चल रहा है किस डायरेक्शन में जाना है ना। तो एट सी का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, पजल्ड, है ना। जैसे इसी से मिलता जुलता एक इडियम और आता है, एट वंस विट्स एंड, पीछे पढ़ चुके हैं शायद मेरे ख्याल से, एट वंस विट्स एंड। विट्स का मतलब क्या होता है, देखिए विट्स का मतलब इंटेलिजेंस होता है, एंड, है ना, किसी की इंटेलिजेंस खत्म हो गई है, इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहे। क्या आप अक्सर बोलते हो ना कि भाई मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, है। जब आप बहुत उलझन में होते हैं, ठीक है, जब आप बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंटेड होते हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या कहते हैं, एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब टोटली कन्फ्यूज्ड,
टोटली कंफ्यूज्ड। ठीक है, जो विट्स है, जो इंटेलिजेंस है, वो आपकी काम नहीं कर रही है ना, वो क्या हो गई, एंड हो गई। इसका मतलब है कि आप पूरी तरीके से किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं या फिर पजल्ड है या परप्लेक्स्ड है। परप्लेक्स्ड वर्ड भी पूछा जाता है, ध्यान देना। तो कंफ्यूज्ड कह लो, पजल्ड कह लो, ठीक है, या फिर परप्लेक्स्ड कह लो, सभी के मीनिंग क्या है, सेम है। आगे बढ़ते हैं बंधु। नेक्स्ट, बैरल ऑफ लॉफ्स, जोरदार हंसी। ठीक है, इसको बोलते हैं बैरल ऑफ लॉफ्स। मतलब हंसी है, वो भी हंसी का बैरल है। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल हंसी नहीं है, ठीक है, ठाकों वाली हंसी जिसको बोलते हो आप। तो बैरल ऑफ लॉफ्स का मतलब क्या कह सकते हो, ठीक है, तो लॉफिंग लाउडली, लॉफिंग लाउडली, लॉफिंग लाउडली, है ना। जैसे एक आपका आता है अ हॉर्स लॉफ, एक ये इडियम बनता है लॉफ से, अ हॉर्स लॉफ। इसका मतलब होता है बिना मतलब जोरदार हंसी, है ना, मतलब जिसकी वजह नहीं है, आप ज़बरदस्ती हंस रहे हो। जैसे सुबह सुबह बाबा रामदेव वाले देखते हो आप, ठीक है, योगा शिविर में है, वो बेमतलब ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश करते हैं, हा 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 है। तो वो क्या है, वो है आपका आ हार्स लॉफ, बिना मतलब जोरदार हंसी। आगे चलते हैं। ओपन बुक, ओपन बुक का मतलब होता है खुली किताब। इसका मतलब है एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल पूरी तरीके से कैसा है, फ्रैंक है, या फिर कैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फ्रैंक है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। तो इस तरीके के पर्सन को क्या बोलते हैं, एन ओपन बुक। ओपन बुक का मतलब होता है फ्रैंक पर्सन, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, है ना, उसको बोल सकते हो आप। जैसे आप बोलते हो ना कि मेरी लाइफ जो है वो खुली किताब के तरीके है, इसके मतलब सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बी फेड अप विथ, इसका मतलब समाप्त होना, टू फिनिश, टू फिनिश खत्म करना या समाप्त करना। ठीक है, आगे चलते हैं। टू फिनिश विथ, टू फिनिश्ड विथ, ये तो मीनिंग से ही निकाल लोगे। टू कंप्लीट विथ या फिर टू एंड, किसी चीज़ का खत्म होना, समाप्त होना, उसको बोलते हो टू फिनिश्ड विथ। बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म, है ना, तो बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब होता है तूफान। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बी इन द सेंटर ऑफ, बी इन द सेंटर ऑफ ट्रबल, सेंटर ऑफ ट्रबल, परेशानी के बिल्कुल केंद्र बिंदु में होना, मतलब परेशानी की चरम सीमा पर होना, ये भी कह सकते हो। तो बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब तूफान, तूफान मतलब परेशानी, है ना। जैसे अभी इससे रिलेटेड हम लोगों ने इडियम लिखे, जैसे इन लर्च लिखा था, अगर आपको याद हो, इन हॉट वाटर लिखा था, दोनों के दोनों इडियम मिलते जुलते थे आपके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बी मूव्ड टू टीयर्स, इसका मतलब रोना है। वीपिंग बिटरली, जोर जोर से रोना, वीपिंग बिटरली, वीपिंग बिटरली। ठीक है, बी मूव्ड टू टीयर्स, आंसुओं से सराबोर हो जाना, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होना, बुरी तरीके से रोना। तो ये होता है बी मूव्ड टू ईयर्स, वी मूव्ड टू टीयर्स। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी अब इसके बाद वाली वो क्या है, नेक्स्ट टर्न पर हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बंधु चलिए आज के सेशन के लिए फ़िलहाल इतने रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप सभी